नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, इंडियन हिस्ट्री के नोट्स की सीरीज के अंदर आज अपन इस वीडियो के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बातचीत करेंगे। साथियों, इंडियन हिस्ट्री नोट्स की सीरीज में आज अपना 5वां दिन है और अपन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए इंडियन हिस्ट्री के नोट्स की बातचीत कर रहे हैं। देखो दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री की पहले की 4 जो क्लास है वो देखने के लिए अभी आपको लक्ष्मण धारा के यूट्यूब चैनल के अंदर जाकर के प्लेलिस्ट में जाना होगा। देखिए, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। आप जैसे ही प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और यहाँ आपको दिख रहा होगा इंडियन हिस्ट्री करके आपको प्लेलिस्ट दिख रही है। आपको इसके ऊपर क्लिक करके बाकी के वीडियो मिल जाएंगे। आप आराम से क्रमानुसार वो वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी एनसीईआरटी की क्लासें भी अपनी चल रही है, एनसीईआरटी के नोट्स भी आप चल रहे हैं, तो यहाँ आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं ताकि प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको क्रमानुसार मिलेंगे। बाकी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको पीडीएफ के लिंक और सारी चीजें मिलती रहेगी, ठीक है। तो अपन आज की क्लास को करते हैं शुरू। आवाज वगैरह सब बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। आज अपन देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। अब देखो, इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूं। देखो, इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है ना। टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम का जो लिंक है कमेंट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं, या फिर LAXMANDHARA लिखेंगे, लक्ष्मण धारा 3560 लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आपके टेलीग्राम पे चैनल आ जाएगा। आप ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको इंडियन हिस्ट्री की पीडीएफ जो मैं क्लासें लेता हूं आपको मिलती रहेगी, ठीक है। आज की जो अपनी क्लास है वो है सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस सिविलाइजेशन। अब यह टॉपिक एक बहुत बड़ी माथापोड़ी वाला टॉपिक है। इसमें कुछ चीजें अपने को मिलती नहीं है, मिलती है तो सही ढंग से, कहीं व्यवस्थित नहीं है। अगर यूट्यूब पे है भी तो बिल्कुल विस्तृत रूप से बिखरी हुई पड़ी है, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया है इस पूरी पीडीएफ को बढ़िया शानदार तरीके से डिजाइन करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो ये नोट्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो सबसे पहले आप इन वीडियो को देख करके समझें और पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लेना, ठीक है। तो मैं करता हूं शुरू और एक एक पॉइंट को बढ़िया आराम से अपन समझेंगे। 2 पार्ट के अंदर हम अपने इसको पूरा करेंगे कंप्लीट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं नामकरण, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका नामकरण कैसे कैसे हुआ। तो देखो, अब मैं आपको ओवरऑल थोड़ी सी एक जानकारी देता हूं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, ये अपन अलग अलग नाम देखते हैं तो अपने बहुत सारा कंफ्यूजन है। देखो, अपन भारत के अंदर रह रहे हैं भाई, ठीक है ना। अपना जो देश है वो भारत है, तो ये पूरा भारत है। इस पूरे भारत के अंदर आपको पता होगा अलग अलग राज्य है, टोटल 28 राज्य हैं कि नहीं है। उसी प्रकार ये सिंधु घाटी जो सभ्यता है इस पूरे भारत देश का नाम है। तो उसी प्रकार यहाँ जो छोटे छोटे क्षेत्र हुए हैं उनके ऊपर पूरा जो नाम है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता। और इस सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कई सारे छोटे छोटे स्थल है, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया। ऐसे बहुत सारे स्थल आपके सामने हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि इसके नामकरण क्या क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता, अब सिंधु घाटी जो है इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। जैसे कि इधर आपको मैप के अंदर दिख रहा है, ये मैप है भारत का और इसके आप उत्तर पश्चिम दिशा में देखोगे तो ये इस तरीके से एक आपको नदी बहती हुई दिखाई दे रही है। मैं यहाँ रेखांकित कर रहा हूँ रेड पेन से, आपको दिख रहा होगा। इस नदी का जो नाम है वो नाम है सिंधु, अंग्रेजी में कहते हैं इंडस, इसका नाम है सिंधु नदी। अब इस सिंधु नदी के आसपास जो भी क्षेत्र बसे, जैसे कि यहाँ पे हड़प्पा है, ये मोहनजोदारो है, ये यहाँ पे कालीबंगा है, ये यहाँ पे धोलावीरा है, ठीक है। इस तरीके से जो स्थल इसके आसपास बस गए, यानी जो बस्तियां इसके आसपास निवास करने लग गई, तो इस कारण इसको कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता। तो पहला नाम आपको उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में इसको सिंधु सरस्वती नदी भी, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिंधु के सहायक नदी सरस्वती है, तो उसके भी आसपास कुछ सभ्यताएं विकसित हुई, तो इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। अब इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता का एक स्थल है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है,
यानी सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता एक स्थल है और इसको हड़प्पा सभ्यता भी नाम दिया जाता है क्योंकि इसमें सबसे पहला खोजा गया जो स्थल था वो हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसको नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। और गॉर्डन चाइल्ड एक इतिहासकार है जिन्होंने इसको प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से भी संबोधित किया। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, इसको प्राक ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है और इसको मातृसत्तात्मक सभ्यता भी कहा जाता है। तो आपको ये 7 नाम दिख रहे हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण से संबंधित है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, प्राक ऐतिहासिक सभ्यता और मातृसत्तात्मक सभ्यता, ये इसके प्रमुख नाम है। और ये आप मैप देख रहे हैं, इस मैप के अंदर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये जो आपकी नदी चल रही है ये सिंधु नदी है और इस सिंधु नदी के आसपास जो भी क्षेत्र विकसित हुए, जो भी गांव बने, उनको नाम दे दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ओके, अब आके की पॉइंट देख लेते हैं कुछ। तो सबसे पहले की पॉइंट में देखें, जॉन मॉर्सल सिंधु सभ्यता का नाम का प्रयोग करने वाले पहले पुरातात्विकविद थे। यानी जॉन मॉर्सल नामक एक व्यक्ति है जिन्होंने इस सभ्यता का जो नाम दिया वो नाम दिया था सिंधु सभ्यता। यानी सिंधु सभ्यता नाम का सबसे पहले प्रयोग जॉन मॉर्सल नामक पुरातात्विकविद ने किया था। उसके बाद में है अमलानंद घोष ने इसे सौंती संस्कृति के नाम से भी कहा है। अमलानंद घोष एक अपने भारतीय इतिहासकार है, इन्होंने इसे सौंती संस्कृति भी कहा है। ये उन्होंने कहा है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो सौंती संस्कृति से बनी है, यानी पहले सौंती संस्कृति थी और उसके बाद में ये सभ्यता बनी है, यानी हड़प्पा का विकास हुआ है। 1826 में सॉल्स मेसन ने हड़प्पा के टीले को देखा था और 1842 ईस्वी में प्रकाशित अपने लेख में प्राचीनतम नगर का उल्लेख किया था। अब ये आपको पॉइंट देखने, यानी सिंधु सभ्यता जो नाम है वो जॉन मॉर्सल ने दिया था। अमलानंद घोष ने कहा था कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये सौंती संस्कृति से निकल करके बनी है। एक डेट याद रखनी है 1826 में, इसके अंदर आपको सॉल्स मेसन को याद रखना है और इसने सबसे पहले हड़प्पा के टीले को देखा और 1842 में अपना जो लेख था उसके अंदर इसको प्राचीनतम नगर के रूप में उल्लेखित किया। 1851 से लेकर के 1853 तक अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण किया और 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के ऊपर एक मानचित्र जारी किया। और 1856 के अंदर कराची से लाहौर तक एक रेलवे लाइन का काम चल रहा था जिसके अंदर 2 अंग्रेज अधिकारी जॉन बर्टन व विलियम बर्टन, ये इनके निर्देशन में मजदूरों ने हड़प्पा के टीले से सबसे पहले जो ईंटें हैं उनको निकाला था। वो रेलवे लाइन का काम चल रहा था, ईंटें कम पड़ गई तो उन्होंने कहा कि वो रहा टीला, उसमें से ईंटें जो है वो आप लेके आ जाओ। और आपको पता होगा भारत में रेलवे का जनक जो है वो लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। 1881 ईस्वी में एक बार पुनः अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पा के टीले पर गए और उन्होंने वहां से कुछ मोहरें प्राप्त की। 1899 से 1905 के दौरान लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल वाइसराय बन के आया था और इन्होंने भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अधीन भारत में प्राचीनतम इमारतों व नगरों के संरक्षण व सर्वेक्षण के आदेश पारित किए। 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। ठीक है ना, फिर 1861 के अंदर भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है, इसलिए भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। इसी के शासनकाल में जॉन मॉर्सल नए निदेशक के रूप में भारत आए और 1899 से 1905 लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल वाइसराय बनकर भारत आए थे और 1904 ईस्वी को भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई और इसका प्रथम महानिदेशक जॉन मॉर्सल को बनाया गया। जॉन मॉर्सल ने एक कमेटी बनाई जिसके अंदर राय बहादुर साहनी, राखलदास बनर्जी, माधव स्वरूप, मार्टिन हिलर, अर्नेस्ट मेके शामिल थे और इन्होंने एक निर्णय लिया कि अपन सब मिलकर के जो भारत के प्राचीनतम नगर है उनका सर्वेक्षण करेंगे और उनके बारे में और अधिक जानकारी जुटाएंगे। वर्ष 1924 20 सितंबर को लंदन में पत्रिका के अंदर जॉन मॉर्सल ने हड़प्पा सभ्यता का प्रकाशन किया था। ठीक है, और जॉन मॉर्सल ने पुस्तक मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन में नामक पुस्तक लिखी थी। तो जॉन मॉर्सल ने मोहनजोदड़ो
एंड इंडस सिविलाइजेशन नामक एक पुस्तक भी लिखी थी, जैसे कि आपको ये पिक्चर में दिख रहा है। तो ये डेट की रामायण थोड़ी बहुत आपको माइंड में रखनी होगी। एक बार अपन पुनः देखते हैं आराम से। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की डेट की ये इतनी रामायण है, आगे ज्यादा रामायण नहीं आएगी डेट की। तो मैंने सारी डेट कर्म अनुसार ही दी है, ज्यादा इधर उधर नहीं दी है, जो काम की है वही रखी है। सबसे पहले आपको याद रखना है जॉन मार्शल को, जिसने सिंधु जो घाटी सभ्यता है इसका सबसे पहले नाम सिंधु सभ्यता लिया था। अमलानंद घोष अपने भारतीय इतिहासकार के वो कहते हैं कि भाई ये जो हड़प्पा सभ्यता है एक भारत में सौती संस्कृति हुई है उससे बनी है। सबसे पहले 1826 के अंदर चार्ल्स मेसन ने ये जो हड़प्पा है, अपन हड़प्पा की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हड़प्पा पहला स्थान है जिसको सबसे पहले खोजा गया था, ठीक है ना। तो 1826 के अंदर चार्ल्स मेसन ने क्या किया, इस हड़प्पा के टीले को देखा और 1842 के अंदर इसने अपने एक लेख के अंदर लिखा कि मैंने प्राचीनतम नगर हड़प्पा को देखा, ठीक है। 1851 से लेकर के 1853 तक, 26 में आ गया, 42 में इसने प्रकाशन कर दिया। फिर 51 से 53 तक अलेक्जेंडर कनिंघम आता है, इसका सर्वेक्षण करता है। और फिर अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो 1956 के अंदर अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पा के ऊपर एक मानचित्र जारी करता है। फिर 56 में ही कराची से लाहौर तक एक रेलवे लाइन का काम चल रहा है। जॉन बर्टन और विलियम बर्टन दोनों ने क्या किया, इनके निर्देशन में काम चल रहा था रेलवे का, और ईंटें कम पड़ी तो मजदूरों को कहा कि अब वहां से आप ईंटें निकाल लो। तो 56 में वहां से ईंटें निकाली गई। फिर 81 में एक बार पुनः अलेक्जेंडर आया था और यहाँ से कुछ मोहरे लेकर के चला गया। फिर ये वायसराय वगैरह आ जाते तो इनको अपने ध्यान देना नहीं है। तो आपको फिर ध्यान रखना 1861 की डेट, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना की जाती है। अब पुरातात्विक विभाग की स्थापना होती है तो कुछ न कुछ तो होगा भारत में, तो इसलिए भारत को अलेक्जेंडर कनिंघम के मतलब अलेक्जेंडर कनिंघम ने पुरातत्व विभाग की स्थापना की, तो इसको भारत में पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है। और इसका जो प्रथम निदेशक है वो जॉन मार्शल ने बनाया, मतलब जॉन मार्शल को बनाया गया। अब जॉन मार्शल जैसे ही प्रथम निदेशक बना, ठीक है, तो ठीक है ना, निर्देशक बना तो इसने कमेटी बनाई जिसके अंदर राय बहादुर साहनी, राखलदास बनर्जी, माधव स्वरूप, मार्टिन हिलर, ये सारे लोग इसमें शामिल थे। और इन्होंने कहा कि अपन मिल करके क्या करेंगे, भारत के अंदर जो पुरातात्विक स्थान है उनका सर्वेक्षण करेंगे, वहां से नई नई जानकारियां निकालेंगे। फिर आपको याद रखना है 1924 के अंदर, अब जब ये चीजें निकल करके सामने आई तो 1924 के अंदर 20 सितंबर 1924 के अंदर लंदन पत्रिका के अंदर जॉन मार्शल ने हड़प्पा को मतलब पूरे विश्व में बता दिया कि हड़प्पा नामक एक पुरातात्विक स्थान भारत के अंदर स्थित है, ठीक है। और जॉन मार्शल ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन, जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है। यहाँ तक मामला क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब है सिंधु के निर्माता। अब अपन ने सिंधु का नामकरण देख लिया, सिंधु के की पॉइंट देख लिए, अब सिंधु का देखते हैं निर्माता, यानी सिंधु को बनाया किसने। तो सिंधु को बनाने के पीछे या सिंधु सभ्यता जो निर्माता है उनकी बात करें तो 4 प्रजातियों को माना जाता है, यानी प्रमुख 4 जाति के लोगों ने मिलकर के इसको बनाया है, यानी इसका निर्माण किया है। सबसे पहली ट्रिक क्या है इसकी ट्रिक है प्रभु से अलप मांगो। ये इस तरीके से ट्रिक है, प्रभु से अलप मांगो। क्या मांगो? प्रभु से अलप मांगो। तो प्र से आपको याद रखना है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, यानी पहली जो जाति है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, यानी सबसे पहले लिंग पूजा इन्होंने ही प्रारंभ की थी और सिंधु की प्रथम जाति मानी जाती है। वर्तमान में जो SC ST के जो लोग हैं वो इसमें सम्मिलित है। उसके बाद में बात करें भूमध्य सागरीय जाति, यानी सर्वाधिक साक्ष्य इन्हीं के मिले हैं और इन्हीं को ही सिंधु के वास्तविक निर्माता माना जाता है। और वर्तमान में जो द्रविड़ जाति है उसको इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। से कुछ नहीं, अल्प से याद रखना है अल्पाइन। वर्तमान के अंदर गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर ये जाति चली गई है, ठीक है। उसके बाद में मांगो से याद रखना मंगोलियन। मोहनजोदड़ो से पुजारी की मूर्ति के साक्ष्य मिलते हैं और वर्तमान में ये जाति जो है सिक्किम के अंदर चली गई है, जैसे कि आपको यहाँ पे ये चित्र देखने को मिल रहा है। यानी सिंधु के निर्माता के अंदर बात करें तो 4 प्रमुख जाति है और इसकी ट्रिक क्या है, प्रभु से अल्प मांगो। समझ में आया? प्रभु से अल्प मांगो। प्र से क्या मतलब हो गया? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। कौन सी जाति है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, ठीक है। इसके बाद में भू से भूमध्य सागरीय हो गया, से कुछ नहीं, अल्प से अल्पाइन हो गया, ठीक है। और मांगो से हो गया मंगोलियन,
ठीक है, मांगो से क्या हो गया, मंगोलियन। मंगोलियन, ठीक है। प्रभु से अल्प मांगो, मंगोलियन हो गया, मंगोलियन, ठीक है। तो ये जाति प्रमुख थी। इसमें आपको प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड का याद रखना है कि ये प्रथम जाति है जिन्होंने लिंग पूजा प्रारंभ की, और भूमध्य सागरीय में आपको ये याद रखना है कि इन्हें सिंधु के वास्तविक निर्माता माना जाता है। यहां तक बात क्लियर। अब आगे देखेंगे सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के सिद्धांत। निर्माता तो आ गए, अब उत्पत्ति के सिद्धांतों की बात करें तो देखो, विदेशी सिद्धांत क्या कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति सुमेरियन सभ्यता से हुई है। इस मत के समर्थक जॉन मॉर्सल है, डनचाइल्ड है, दामोदर धर्मानंद है, एच.डी. सांकलिया है और व्हीलर है। ये क्या कह रहे हैं कि भाई विदेशी सिद्धांत जैसे सुमेरियन सभ्यता से इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसके पीछे कारण ये है कि भाई सुमेरियन सभ्यता भी नगरीय सभ्यता है और सिंधु घाटी सभ्यता भी नगरीय सभ्यता है। सुमेरियन के लोगों को भी लिपि का ज्ञान है और यहाँ भी लिपि का ज्ञान है। यहाँ पे भी कांसा और तांबा प्राप्त होता है, वहां पे भी कांसा और तांबा है। वहां पे भी पत्थर है, यहाँ पे भी पत्थर है। यहाँ पे भी कच्ची ईंटों के मकान है तो वहां पे भी कच्ची पक्की ईंटों के मकान है। इसका मतलब यह है कि इसकी उत्पत्ति जो है वो सुमेरियन सभ्यता से हुई है, ये ऐसा अनुमान लगाते हैं। स्वदेशी सिद्धांत की बात करें तो स्वदेशी सिद्धांत के अंदर अपन ने ऊपर ही देखा था कि अमलानंद घोष ने कहा था कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसकी उत्पत्ति चौथी सभ्यता से हुई है। इसका समर्थन करते हैं धर्मपाल अग्रवाल, ठीक है। और फेयर सर्विस एक बलूचिस्तान की नाल कुल्ली संस्कृति से उत्पत्ति मानते हैं। एक ये और इतिहासकार है जिनका नाम है फेयर सर्विस। ये बलूचिस्तान के अंदर एक नाल कुल्ली सभ्यता हुई थी, उससे ये कहते हैं कि इस सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति होती है। यानी वहां के लोग उस क्षेत्र को छोड़ के यहाँ पे आ गए और यहाँ ये सिंधु घाटी सभ्यता बन गई। तो इस तरीके से ये सिंधु की उत्पत्ति से संबंधित कुछ तथ्य हैं जो आपके सामने है, ठीक है। यहां तक बढ़िया अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका। अब आगे देखते हैं सिंधु का कालक्रम। मैंने इस नोट्स को बढ़िया अच्छी तरीके से रिसर्च करके हर एक पॉइंट को एक सही क्रमानुसार, एक पढ़ने वाले विद्यार्थी को जिस तरीके से क्रम की जानकारी होनी चाहिए उसके अनुसार इसको सेट करने की कोशिश की है। तो आप जुड़े रहें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरीके से क्रमानुसार बढ़िया शानदार तरीके से अपन इंडियन हिस्ट्री के नोट्स देखने वाले हैं। साथ ही एनसीईआरटी के नोट्स भी हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब है सिंधु का कालक्रम। इसका कालक्रम, सिंधु का कालक्रम। तो सारे ऊपर पॉइंट देख लिए, अब सिंधु का कालक्रम देख लेते हैं। देखो दोस्तों, सिंधु के कालक्रम को लेकर के हर एक इतिहासकार ने अलग अलग जानकारी दी है। तो जो कुछ प्रमुख है उन सब की बात मैं आपके सामने कर रहा हूं। सबसे पहला है जॉन मॉर्सल। जॉन मॉर्सल ने 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व तक का टाइम दिया है और ये सर्वप्रथम काल निर्धारण इन्होंने ही किया था, ठीक है। एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1800 ईसा पूर्व की बात मिलती है। आरबीएससी की बात करें तो 2300 से 1800 ईसा पूर्व की बात अपने को देखने को मिलती है। कॉर्बन सी पद्धति की बात करें तो 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता का काल था। और कॉर्बन सी पद्धति की खोज बिलियर्ड एंड लिब्बी ने की थी, और इस पद्धति से अपन 50,000 वर्ष तक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई जानकारी 50,000 से अधिक साल पहले की है तो वहां पे अपन यूरेनियम डेंटिंग पद्धति का उपयोग करते हैं, जो 50,000 साल से भी अधिक वर्षों की जानकारी अपने को दे सकती है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज जो है 50,000 साल से भी अधिक पुरानी है तो वहां पे अपन यूरेनियम डेंटिंग पद्धति का उपयोग करेंगे। लेकिन 50,000 तक का अगर को ज्ञात करना है तो कार्बन सी पद्धति का ज्ञात करेंगे। जैसे कि ऊपर, क्योंकि कार्बन सब में होता है, जैसे कि यहाँ पे एक ये कोई शेर भालू दिखाया गया है, एट डेथ यानी 100% कार्बन। 5700 साल बाद बात करें तो इसमें क्या दिया गया, 50% कार्बन। 11,400 साल की बात करें तो 25% कार्बन, और 17,000 साल बाद बात करें तो 12% कार्बन। इस तरीके से ये जितना जितना और एज में बढ़ता जाएगा, कार्बन सी पद्धति के अकॉर्डिंग अपन इसमें पता कर सकते हैं कि ये इतने साल पुराना है, ठीक है। तो यहाँ आप इसके माध्यम से देख सकते हैं कि कार्बन सी पद्धति कैसे काम करती है, ठीक है। उसके बाद में 3200 से 2700 ईसा पूर्व आर.डी. बनर्जी व आर.डी. मुखर्जी ने डेट बताई है। अर्नेस्ट मेके ने 2800 से 2500 ईसा पूर्व बताई है। व्हीलर ने 2500 से 1500 ईसा पूर्व बताई है। माधव स्वरूप वत्स जो है 3500 से 2700,
फेयर सर्विस की बात करें तो 2000 से 1500 ईसा पूर्व। जेडी गोड की बात करें तो 2350 से 1750। बीपी अग्रवाल की बात करें तो 2300 से 1750 ईसा पूर्व। अब देखो इसमें सर्वमान्य तथ्य की बात करें कि भाई अपने एग्जाम में कौन सा सही मान्य होगा, तो एग्जाम के अंदर अपना सही मान्य ये होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय है 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। कार्बन सी पद्धति का है और सर्वे अधिक मतलब सबसे अधिक मान्य यही है। अगर किसी पर्सनल व्यक्ति का पूछ ले कि भाई जॉन मॉर्सल ने कब का माना है, ठीक है, एनसीईआरटी में क्या है, आरबीएससी में क्या है, ठीक है, आरडी बनर्जी ने क्या माना है, अर्नेस्ट मेके ने क्या माना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारे के सारे याद करने पड़ेंगे। और ये याद तभी होंगे जब आप इन सबको बार बार देखेंगे, बार बार लिखेंगे, ठीक है। और ये इस तरीके से आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का पिक्चर है। तो कालक्रम को लेकर के आपको जानकारी आपके दिमाग में बैठ गई होगी। पीडीएफ आपको नोट्स की मिल जाएगी और आप आराम से बैठ करके इसको 3 से 4 बार देखोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर पूछे कि कालक्रम क्या है तो उसका आंसर ये ही होगा, क्योंकि सर्वमान्य तथ्य जो है वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व है, जो कार्बन सी पद्धति के अनुसार बताया गया है, ठीक है। चलो अब आगे पॉइंट आता है सिंधु घाटी सभ्यता के चरण। यानी ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके 3 चरण है, यानी इसको बनने में 3 चरण लगे थे। कौन सा चरण? पहला प्रारंभिक हड़प्पा का चरण, जिसका टाइमिंग 3300 से 2600 ईसा पूर्व माना गया। उसके बाद में परिपक्व हड़प्पा का चरण, जिसका टाइमिंग 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना गया है। और उसके बाद में आता है अंतिम हड़प्पा का चरण, जिसका जो टाइमिंग है वो 1900 से लेकर के 1300 ईसा पूर्व के आसपास माना गया है। प्रारंभिक हड़प्पा चरण की बात करें तो हाकरा चरण भी कहा जाता है इसे, जिसके अंदर घग्गर हाकरा नदी घाटी चिन्हित हुई है। यानी घग्गर और हाकरा नदी घाटी के आसपास जो क्षेत्र विकसित हुए उन्हें प्रारंभिक हड़प्पा के क्षेत्र कहे जाते हैं। जैसे कि हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग 3000 ईसा पूर्व समय में मिलता है, ठीक है। कोट दीजी नामक स्थान जो है वो परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है। और 2600 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के आने तक प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में परिवर्तित हो चुकी थी, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, वर्तमान पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान में लोथल है, वर्तमान भारत के अंदर गुजरात राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ 1800 ईसा पूर्व माना जाता है और 1700 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता कई शहर जो है वो समाप्त हो चुके थे। कुछ पुरातात्विक आंकड़ों के अनुसार उत्तर हड़प्पा का काल 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक भी बताया गया है। यानी कुल मिला के सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण हैं, प्रारंभिक चरण, परिपक्व चरण और अंतिम चरण, ठीक है। तो चरण आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, यानी सिंधु घाटी सभ्यता कहां कहां फैली हुई है। तो देशों की बात करें तो 3 देश के अंदर फैली गई है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जैसे कि मैंने यहाँ पे मैप ऐड किया हुआ है, तो मैप में अपने को देखने को मिल जाएगा। देखो ये भारत का क्षेत्र आ गया, ये तो पूरा भारत है, ठीक है। ये पाकिस्तान है और यहां पे भी अपने को कुछ स्थान देखने को मिलते हैं जो आपके अफगानिस्तान है। तो कुल मिला के बात ये सामने आई कि इसका जो विस्तार है वो 3 देशों के अंदर है। कौन से? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। किसका विस्तार है? सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। तो इसका विस्तार 3 देशों के अंदर है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो भारत के अंदर है, और भारत में सर्वाधिक स्थल कौन से राज्य में है? तो गुजरात के अंदर है। और सबसे कम विस्तार की बात करें तो अफगानिस्तान है। ये बिंदु भी आपको याद रखना है। यानी सर्वाधिक विस्तार भारत के अंदर है, भारत में सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है, यानी सर्वाधिक स्थल कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। और सबसे कम विस्तार की बात करें तो अफगानिस्तान के अंदर है। और भारत में बात करें कि कहाँ कहाँ फैली हुई है, तो राजस्थान में है, जम्मू कश्मीर में है, गुजरात में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है और पंजाब में। तो ये राजस्थान, भारत के भी आपके राज्य याद रखने पड़ेंगे। कहाँ पे? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब। कुल मिला के 8 राज्यों के अंदर विस्तृत है। गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा विस्तृत है। देखो सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में पश्चिमी जो बिंदु है वो नागेश्वर है। पश्चिमी बिंदु जो है वो कौन सा है? नागेश्वर। जैसे कि आपको इस मैप में दिख रहा होगा,
पश्चिमी बिंदु कौन सा है, ये पश्चिमी दिशा हो गई, ये जो दिशा है वो पश्चिमी है। और यहाँ पश्चिमी बिंदु की बात करें तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी बिंदु भारत में बात करें तो नागेश्वर है। वैसे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सुतकागे डोर। यहाँ पे एक बिंदु और दिख रहा होगा आपको आराम से कि ये बिंदु जो है वो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का है, लेकिन भारत के अंदर बात करें तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो नागेश्वर है। ठीक है, ओके। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरात्र बिंदु जो है वो मुंडी गांग और सोर्दगोई अफगानिस्तान है। अब उत्तरीतर बिंदु की बात करें तो मुंडी काग, तो मुंडी काग वाला मैप भी यहाँ पे है नीचे दिया हुआ, ये रहा, ओके, ये रहा। उत्तरीतर बिंदु की बात करें तो ये मुंडी काग आ गया और ये आपका सोर्दगोई आ गया। ये दोनों अफगानिस्तान के अंदर है, ठीक है ना। ये दोनों कहाँ स्थित है, अफगानिस्तान के अंदर स्थित है। और ये दोनों बिंदु जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तर दिशा में स्थित है, ठीक है ना, सबसे उत्तर दिशा में स्थित है। ठीक है, आगे सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल बात करें तो 12,99,600 यानी टोटल लगभग 13 लाख के आसपास भी आपको देखने को मिल सकता है किताबों में, लेकिन ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। वर्तमान में इसका क्षेत्रफल लगभग 17 लाख से लेकर के 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है, क्योंकि इसमें फिलहाल जो आपके पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी है वो खोज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे नए स्थल भी प्राप्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसका क्षेत्रफल 17 लाख से लेकर के 20 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास भी हो चुका है लगभग। ठीक है, तो ये दोनों तथ्य से, ऐसे जो तथ्य विवादात्मक होते हैं उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपको अपने ध्यान में रखना है। तो ये बिंदु कंप्लीट। उसके बाद में बात करें इसके विस्तार की, देखो उत्तर में इसका जो उत्तरीतम बिंदु है वो भारत की बात करें तो मांडा है। मैं भारत की बात कर रहा हूं, भारत की बात करें तो मांडा है। कौन सा है, जम्मू कश्मीर के अंदर है, इसकी उत्तरी सीमा है। उसके बाद में बात करें देमाबाद बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर है। आलमगीरपुर की बात करें तो मेरठ में है। और सुतकागेडोर बात करें तो बलूचिस्तान पश्चिमी सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। दक्षिण में बात करें तो देमाबाद परवरा नदी के किनारे स्थित है। पूर्व में बात करें तो आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और पश्चिम में बात करें तो आपका सुतकागेडोर है जो दास्क नदी के किनारे स्थित है। दिख गया होगा आपको मैप के अंदर, ये इस तरीके से मैप में भी दिख रहा होगा। ये पाकिस्तान का इलाका है और ये आपके अफगानिस्तान का इलाका। तो ये सुतकागेडोर आ गया, और इस मैप में नहीं है तो इस मैप में देखने को मिल जाएगा। देखो जैसे कि ये इस तरीके से इधर सुतकागेडोर और ऊपर आप चला जाएगा मांडा, भारत में मांडा, और फिर आपके इधर आ जाएगा देमाबाद, ये इस तरीके से ये देमाबाद, और फिर ऊपर चला जाएगा आलमगीरपुर, ये लो देमाबाद, और यहाँ इस तरीके से निकलेगा, ये आ जाएगा आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर से आपका ये चला जाएगा इस तरीके से, ये इस तरीके से इसका मैप। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। आलमगीरपुर जो है वो आपके हिंडन नदी के किनारे स्थित है। देमाबाद परवरा नदी के किनारे स्थित है। सुतकागेडोर दास्क नदी के किनारे स्थित है। और मांडा जो है वो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे बात करें सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा यानी जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक स्थित है, तथा पश्चिम में सुतकागेडोर से लेकर के पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ तक ये विस्तृत है। ठीक है, आगे और इसमें बात करें तो आप देखेंगे तो इसमें और आगे आप देखेंगे कि यह उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर की चौड़ाई है। देखो अगर ये उत्तर से दक्षिण बात करेंगे तो इसका जो मतलब क्षेत्रफल है या लंबाई है वो है आपकी 1400 किलोमीटर। कितनी है, 1400 किलोमीटर। और ऐसे इस तरफ देखेंगे तो ये है आपकी 1600 किलोमीटर। ठीक है ना, पूर्व से पश्चिम जो है वो 1600 किलोमीटर है। मैं वापस इस मैप के अंदर बता देता हूं आपको। ये जो है ये तो है 1400 किलोमीटर, सॉरी
1400 km। और इसकी बात करेंगे तो ये है 1600 किलोमीटर। ठीक है, तो पूर्व पश्चिम 1600 किलोमीटर हो गई और उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर हो गई। अभी तक उत्खनन तथा अनुसंधान के द्वारा करीब करीब 2800 से भी अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं। वर्तमान में नवीन स्थल प्रकाश में आने के कारण इसका जो आकार है वो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार हो गया था, लेकिन वास्तविक स्वरूप का आकार देखेंगे तो त्रिभुजाकार। दोनों ही प्रश्न आपके दिमाग में सेट हो गए होंगे कि अगर वास्तविक स्वरूप की बात करें तो इसका आकार त्रिभुजाकार था। ठीक है, वर्तमान के स्थानों के अकॉर्डिंग बात करें तो इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। ठीक है, आगे हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भाग भी आते हैं। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। मोहनजोदड़ो की बहुसंख्यक जनता जो थी वो भूमध्य सागरीय जनता थी, क्योंकि आपको पता होगा भूमध्य सागरीय जनता को ही यानी जाति को ही सिंधु का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल सरस्वती या दसवती नदियों से के क्षेत्र से ही प्राप्त होते हैं या होते रहे हैं। सिंधु सभ्यता के नवीनतम स्थल थार का मरुस्थल और वेंगीकोट व गुजरात में करीमशाही खोजे गए, यानी वर्तमान में कुछ नए स्थल खोजे गए जिसमें थार का मरुस्थल है, वेंगीकोट व गुजरात के अंदर बात करें तो करीमशाही खोजा गया है। हाल ही में कोटड़ा आदली गुजरात से एक नया स्थल की खोज हुई है जहां से डेयरी उत्पादन के साक्ष्य भी अपने को मिले हैं। तो इसमें अपडेटेड जानकारी भी आपको मिल गई है और ये यहाँ पे मतलब मैप भी दिया हुआ है जिसके अनुसार आप देख सकते हैं कि यहाँ ये सुतकागेडोर है, यहाँ आपका आ जाएगा ये देमाबाद आ गया, यहाँ आपका आलमगीरपुर आ गया। यहाँ भारत में बात करेंगे तो आपका ये मांडा है, लेकिन इसका उत्तरी बिंदु जो है वो आपका सौरतगुई है। तो इस तरीके से ये त्रिभुज आकार नहीं होकर के ये इस तरीके से इसका आकार बन गया। तो ये आकार कौन सा हो गया? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार हो गया। इसका आकार जो है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। देखो भारत में अगर आपको पूछे उत्तरीतम बिंदु तो मांडा है, ठीक है, और अगर पूरे विश्व में पूछे तो उत्तरतम बिंदु आपका सौरतगुई आएगा, ठीक है ना, अफगानिस्तान। ठीक है, चलो आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं। देखो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसके कुछ समकालीन सभ्यताएं भी थी। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी सभ्यता समकालीन नहीं है। एक किसी पिछले एग्जाम में था कि कौन सी सभ्यता निम्न में से कौन सी सभ्यता जो है समकालीन नहीं है। जो चीन की सभ्यता है वो अपने इसमें समकालीन थी, लेकिन एक को कोई ऐसी सभ्यता का नाम दिया गया था कि कौन सी सभ्यता है वो इसके समकालीन नहीं है। तो देखो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो दजला एवं फरात की नदी के किनारे स्थित है वो सिंधु के समकालीन थी। मिस्र की बात करें, हाँ, सीन की सभ्यता के साथ अपने को कोई व्यापारिक संबंधों की जानकारी नहीं मिली है, ठीक है। मिस्र सभ्यता की बात करें तो नील नदी के किनारे स्थित है, वो भी सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन थी। भारत की तो है सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। और चीन की सभ्यता की बात करें तो होंगहो पीली नदी के किनारे स्थित है। तो ये कुछ सभ्यताएं आज अपने सामने मतलब समक्ष प्रस्तुत है कि ये सभ्यताएं विश्व में मोटी मोटी सभ्यताएं थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता के अंदर बात करें तो सबसे पहली बात आएगी वो आएगी लिपि की, ठीक है। अब यहाँ आपको चित्र दिख रहे होंगे, भाई साहब ये ऐसे इमोजी बना के छोड़ दिया, अब अपने को पता नहीं है कि इनका मतलब क्या है। भाई यहाँ इसने दिल बना के रखा है, अब इस दिल का मतलब क्या है, प्यार है या कुछ और है। ये इसने इस तरीके से भूंगड़ा करके नीचे पाइप लगा दिया, ये उल्टा यू कर दिया, ये इस तरीके से कोई जाली वाली बना दी, ये कोई त्रिशूल बना दिया, कोई महादेव जी की पूजा कर रहे हैं क्या, ये इसने खुरपा बना दिया, किसी के पेट में घोपना है क्या, ये और कोई इस तरीके से बना दिया। हम लोग तो इस तरीके का खेत में काम में लेते हैं, ये इस तरीके के इमोजी बना के छोड़ दिए। अब ये जो लिपि है, इस तरीके की लिपि अपने को प्राप्त हुई है, लेकिन इस लिपि को आज दिन तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। तो देखते हैं सिंधु घाटी की विशेषताओं के अंदर सबसे पहला बिंदु है वो है लिपि। यहाँ की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, यानी भाव चित्र बनाए हुए थे और चित्रों से ही इनके भाव उल्लेखित किए गए थे। अब पता नहीं बंदे ने ये लिख के भेज दिया, इसका मतलब क्या है। प्रेजेंट टाइम में अपन गुस्सा होते हैं तो एक एंग्री वाला इमोजी भेजते हैं या हैप्पी वाला इमोजी भेजते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान या तो हैप्पी है या फिर एंग्री है। उस समय में इस तरीके की चित्रात्मक लिपि का उपयोग किया जाता था। अब इस चित्रात्मक लिपि का उपयोग क्या है या किस तरीके से क्या उपयोग किया गया वो सिर्फ और सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता के ही लोग जानते हैं, अपन इसको नहीं समझ सकते। उसके बाद में बात करें तो ये जो लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी, या फिर इस तरीके से कहें कि सर्पिलाकार लिपि थी, या फिर इस तरीके से कहें कि गोमूत्राकार लिपि थी, या फिर इसको बुस्ट्रोफेदन लिपि भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है इसके भिन्न भिन्न नाम कौन से। सबसे पहला भाव चित्रात्मक लिपि, ठीक है, या फिर इसको चित्रात्मक लिपि कहा जाता है, या फिर इसको सर्पिलाकार लिपि कहा जाता है, या फिर इसको गोमूत्राकार लिपि कहा जाता है, या फिर इसको बुस्ट्रोफेदन लिपि कहा जाता है, ठीक है। अब देखो
ये जो लिपि है दाएं से बाएं कैसे लिखी जाती थी, दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं, मतलब इस तरीके से ये इमोजी बनाना शुरू करते थे। इस तरफ गए फिर वापस इधर से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, यानी इनको ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं थी। अपन क्या करते हैं, यहां से लिखना शुरू करते हैं फिर वापस आकर के यहां से शुरू करते हैं, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। इन्होंने भाई साहब हाथ जहां से शुरू किया उन्होंने बोला कि हाथ उठाने की जरूरत ही नहीं है, क्या करना है, काम सीधा चल नहीं देना। तो ये पहले दाएं से बाएं जाते थे फिर बाएं से दाएं आते थे, तो ये इसकी प्रमुख विशेषता है, यानी दाएं से बाएं बाएं से दाएं, इस तरीके से इसको लिखा जाता था। और इस लिपि के अंदर 64 मूल अक्षर है, ठीक है ना। ये जो मूल अक्षर है ये इस तरीके से यूर पीर एर, इस तरीके से इसके जो अक्षर है वो टोटल 64 मूल अक्षर है। और इसमें अगर चित्रों की बात करें तो चित्र 250 से लेकर के 400 के आसपास अपने को चित्र देखने को मिलते हैं, यानी कम से कम जो चित्र हैं उनकी संख्या 250 है। और अधिकतम चित्रों की बात करें तो अधिकतम जो चित्र है वो 400 के आसपास है, ठीक है ना। 250 से लेकर के 400 के बीच में इसमें चित्र देखने को मिलते हैं, यानी चित्र अक्षर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में बात करें कि इसमें सर्वाधिक जो अक्षर है वो यू आकार का है और मछली के जो चित्र है वो सबसे अधिक है, यानी यू आकार का जो अक्षर है वो सर्वाधिक पाया गया। जैसे कि मैं आपको इसमें बताऊं, देखो ये इसमें 2-3 यू मिल जाएंगे, देखो ये एक तो 2 टोंडिया वाला इस तरीके से है, फिर इसमें 2 फोंकड़े लगा रखे हैं, फिर 3 फोंकड़े वाला यू है। तो यू आकार के जो अक्षर है वो सबसे ज्यादा है। और जो मछली नामक जो मछली होती है ना, ये इस तरीके से जैसे मछली का दिया हुआ है, तो मछली के भी इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग है, ठीक है। इस लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास वेडन महोदय तथा भारतीय मूल के नटवर झा ने प्रयास किया था, लेकिन ये पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाए और न ही इनका कोई विशेष अर्थ निकाल पाए। इस लिपि के प्रथम साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त कब्रिस्तान तथा एच मोहरों से प्राप्त होता है। ध्यान रखना, इस लिपि के जो प्रथम साक्ष्य हैं वो हड़प्पा का जो कब्रिस्तान है वहां से अपने को मिलते हैं। और दुनिया की सबसे पहली जो लिपि है उसका नाम है क्यूनीफॉर्म। क्यूनीफॉर्म लिपि, पहली लिपि का आविष्कार जो है वो सुमेर की सभ्यता यानी सुमेर मेसोपोटामिया की सभ्यता से लगभग 3500 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये जो चित्र दिख रहा है ये भी बड़ा गजब का है, जो आपकी क्यूनीफॉर्म लिपि से संबंधित है, ठीक है। ये जो चित्र है वो ये जो दुनिया की पहली लिपि है क्यूनीफॉर्म, इस लिपि से संबंधित है। तो आपको समझ में आ गया होगा सिंधु घाटी सभ्यता को भाव चित्रात्मक लिपि, सर्वेकलाकार लिपि, गौमुद्रिका और बुस्ट्रोफेदन कहा जाता है। ये दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी। 64 मूल अक्षर है, 250 से लेकर के 400 के आसपास इसमें अक्षर है। यू आकार का सर्वाधिक प्रयोग है, मछली का चित्र सबसे अधिक है। वेडन महोदय ने सबसे पहली बार पढ़ने का प्रयास किया। भारत मूल के नटवर झा ने सबसे पहली बार प्रयास किया था। और इस लिपि के प्रथम साक्ष्य हड़प्पा से का जो कब्रिस्तान है वहां से प्राप्त होते हैं। और दुनिया की सबसे पहली लिपि जो थी वो क्यूनीफॉर्म लिपि थी, जो मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित है। और उसकी जो डेट की बात करें तो लगभग 3500 ईसा पूर्व की थी। तो ये तो हो गई लिपि। लिपि के बाद में बात करें नगर नियोजन की, तो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन किस तरीके से था। तो सबसे पहले अगर बात करें नगर नियोजन की, तो नगर नियोजन में सबसे इंपॉर्टेंट है नाली व्यवस्था। सिंधु या हड़प्पा नगर 2 भागों में विभाजित था, यानी जो सिंधु जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर थे वो अधिकतर नगर 2 भागों में विभाजित थे। एक तो था पूर्वी टीला और दूसरी था पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला जो था उसे कहते हैं नगर, और जो पश्चिम टीला था उसको बोलते हैं दुर्ग टीला। यानी नगर टीले के अंदर बात करें तो सामान्यतः जनता निवास करती थी। पश्चिम टीले यानी दुर्ग टीले की बात करें तो ये एक प्रशासनिक वर्ग था, यानी जो प्रशासन हैंडल करते थे या फिर व्यापारी वर्ग थे वो इसके अंदर सम्मिलित होते थे। और मॉर्टिन ने इसे माउंट एबी नाम दिया। जो आपका ये नगर टीला प्राप्त हुआ है इसको माउंट एबी नाम दिया गया था। तो जिस तरीके से आपको चित्र दिख रहा है, इस चित्र में जो भाग ऊंचाई पर स्थित था उसे कहा गया दुर्ग टीला। जो भाग निचले स्तर पर स्थित था उसे कहा गया नगर टीला। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर और ऐड किया है, ये इस तरीके से, ये है निचला शहर, ठीक है, और ये है दुर्ग। तो दुर्ग जो आकार में छोटा है, नगर जो है वो आकार में बड़ा है, क्योंकि नगर के अंदर आम जनता निवास करती थी। तो प्रशासन के लोग कम होते हैं और आम जनता अधिक होती है। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पूर्वी टीला था वो कौन सा था, तो पूर्वी टीला आपका जो था वो था नगर, पश्चिमी टीला जो था वो था दुर्ग, जैसे कि आपको इस पिक्चर के अंदर दिख रहा है, ठीक है। तो दुर्ग टीले के साक्ष्य की बात करें तो दुर्ग टीले से आपको 12 अन्नागार मिले हैं। गेहूं और जौ के प्रथम साक्ष्य मिले हैं।
मजदूर बैरक मिला है और श्रमिक आवास और प्रशासनिक भवन के साक्ष्य अपने को दुर्ग टीले से प्राप्त होते हैं। नगर टीले की बात करें तो नगर टीले के अंदर नाव के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, मकानों के दरवाजे आमने सामने प्राप्त होते हैं और नगर टीले के दक्षिण भाग में कब्रिस्तान स्थित RS-37 और हैस से हड़प्पा के लिपि के प्रथम साक्ष्य भी अपने को मिलते हैं। जो नगर था उस नगर को चारों ओर से रक्षा प्राचीर बनाई गई थी, यानी उसको किलेबंद किया गया था। देखो किला भी, दुर्ग टीला जो था वो भी किलेबंद था और नगर भी जो था वो भी किलेबंद था। ये बात विशेष ध्यान रखनी, यानी दुर्ग के चारों ओर भी बाउंड्री बनाई गई थी और जो नगर था उसके भी चारों ओर बाउंड्री बनाई गई थी। ये नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता है। आगे, लेकिन अपवाद स्वरूप बात करें, चंदूदड़ो एक ऐसा स्थान है जहां दुर्ग टीले पर कोई भी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य नहीं मिलते। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कई बार अपवाद स्वरूप वाले जो प्रश्न है वो सबसे ज्यादा बनने की संभावना रहती है कि भाई जो नगर, क्योंकि अमूमन विशेषता के अंदर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर हैं उन सब के चारों तरफ रक्षा प्राचीर बनाई गई थी, लेकिन चंदूदड़ो एकमात्र ऐसा स्थान है जिसके दुर्ग जो टीला है उसके चारों ओर रक्षा प्राचीर देखने को नहीं मिलती। तो ये अपने लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से दोहरी रक्षा प्राचीर के उल्लेख मिलते हैं, यानी कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है इसके दोहरी रक्षा प्राचीर, यानी जो बाउंड्री है वो डबल डबल बनाई गई थी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इनका कोई आर्थिक महत्व रहा होगा या फिर ये महत्व की दृष्टि से और अधिक महत्व होंगे, इसलिए इनकी दोहरी रक्षा प्राचीर बनाई गई थी। संपूर्ण सिंधु सभ्यता में धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है जिसको 3 भागों में बांटा गया था, यानी जो संपूर्ण सिंधु सभ्यता है इसमें धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थान है जिसको 3 भागों में बांटा गया। बाकी जितने भी स्थल है वो 2 भागों में थे, दुर्ग टीला और नगर टीला। लेकिन जो ये धोलावीरा है गुजरात का, ये 3 भागों में था, दुर्ग टीला, मध्यमा और नगर टीला। तो ये भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि अद्भुत नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने साल पहले, 2500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगर नियोजन के अंदर जल निकासी प्रणाली को एक विशेष तौर पर मद्देनजर रख करके उसको बनाया था। बस्तियां 2 भागों में विकसित थी जिन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर नाम दिया गया। दुर्ग में शासक वर्ग निवास करता था तथा दुर्ग के चारों ओर दीवार थी, इसे निचले शहर से अलग किया गया था। दूसरा भाग जिसे नगर के साक्ष्य मिलते हैं, यह सामान्य से नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर, श्रमिक वर्ग निवास हेतु बनाया गया था, जिसे निचला शहर नाम दिया गया और यह भी दीवार से घिरा हुआ था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। चाहे दुर्ग की बात करें चाहे नगर की बात करें, इस नगर नियोजन में सड़कें जो थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये समकोण पर काटती थी। सड़क के किनारे सुव्यवस्थित नालियां बनी थी। जो सड़क थी उसके पास में क्या थी, सुव्यवस्थित तरीके से नालियां बनी हुई थी। ये नालियां ऊपर से ढकी हुई थी। दूसरी बात यह कि ये जो नालियां थी ये ऊपर से ढकी हुई थी। ठीक है, इनमें घरों से निकलने वाले गंदा पानी, यानी इनसे घरों से निकलने वाला गंदा पानी छोटी नालियों से होते हुए मुख्य सड़क पर जाता था, यानी मुख्य सड़क का जो नाला था उसमें जाकर के ये मिल जाता था। ठीक है, आगे बात करें, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की नगर योजना लगभग समान थी। यहाँ पक्की हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था। भवन निर्माण में पक्की एवं कच्ची दोनों तरह की ईंटों का प्रयोग किया गया था। भवन में सजावट आदि का अभाव था। प्रत्येक मकान में स्नानगार, कुएं एवं गंदे जल की निकासी के लिए नालियों का प्रबंध था। मकानों के दरवाजे मध्य में न होकर के एक किनारे पर हुआ करते थे। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो प्रमुख साक्ष्य या प्रमुख विशेषताएं थी। आगे बात करें धार्मिक जीवन की, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका धार्मिक जीवन किस तरीके से था। और यहाँ पे देखोगे तो आपको चित्र देखने को मिल रहा होगा कि ये इस तरीके से पक्की नालियां बनी हुई थी और इन पक्की नालियों को ऊपर से ढका गया था, यानी इनको बंद भी किया गया था। जैसे कि आपको यहाँ इस चित्र में दिख रहा है, ये सड़क है और सड़क के किनारे नालियां बनाई गई थी, वो भी पक्की ईंटों से बनाई गई थी और उसको ऊपर से ढका गया था ताकि किसी प्रकार की जो है गंदगी नहीं फैले। ठीक है, तो धार्मिक जीवन में देखें तो इस सभ्यता में स्वास्तिक के प्रमाण मिलते हैं, यानी जो अपना साक्या होता है उसका प्रमाण मिलता है। इस सभ्यता में कहीं भी मंदिर के अवशेष नहीं मिलते। लिंग पूजा के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं जिन्हें बाद में
शिव के साथ में जोड़ा गया। पत्थर की योनि आकृति भी मिलती है जिनकी पूजा प्रजनन शक्ति के रूप में की जाती है। ठीक है, इस सभ्यता के लोग पशुओं की भी पूजा करते हैं क्योंकि कई सारी मुद्राएं ऐसी मिली है जिसके ऊपर एक श्रृंगी बैल के अवशेष मिलते हैं, तो अपन अनुमान लगा सकते हैं कि वहां के लोग जो है वो पशुओं की पूजा करते होंगे। वृक्ष की पूजा करते हैं जिसके अंदर पीपल वृक्ष को मुख्य स्थान दिया गया है। अग्नि पूजा का प्रचलन भी था क्योंकि अपने को कुछ अग्नि वेदिकाएं मिली है। जल पूजा के प्रमाण मिले हैं क्योंकि विशाल स्नानागार था तो जल पूजा को लेकर कोई विशेष आयोजन होता होगा। हड़प्पा सभ्यता में शव विसर्जन के 3 तरीके थे। संपूर्ण शव यानी पृथ्वी में गाड़ दिया जाता था, या फिर पक्षियों को खाने के लिए शव को जंगल में फेंक दिया जाता था, या फिर दाह संस्कार यानी उसको जला करके भस्म कर दिया जाता था। यहाँ से संभवतः नाग पूजा के अवशेष भी मिलते हैं। बलि प्रथा का प्रचलन था, जिसे अग्नि जो वेदिकाएं हैं वहां पे कुछ हड्डियों के अवशेष मिले हैं, तो अपन कह सकते हैं कि शायद वहां कोई बलि प्रथा का प्रचलन रहा होगा। और एक पद्मासन योगी का चित्र मिला है जिसको बाद में पशुपति शिव से जोड़ा गया, जो कि आपको इसमें मैं पिक्चर के अंदर दिख रहा है। ये जो है इसको अपन बोलते हैं पशुपति शिव की मोहर। ठीक है, और कुछ लोग इसको जो है पद्मासन योगी का चित्र भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है राजनीतिक जीवन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका राजनीतिक जीवन किस तरीके से था। तो यहाँ केंद्रीय प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता व्यापार और वाणिज्य पर आधारित थी क्योंकि ये जो है वो अलग अलग जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान थे वहां से इनका व्यापारिक संबंध था, जहां से ये आयात और निर्यात करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। ठीक है, इसलिए शासन व्यवस्था में भी व्यापार वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पिग्गट और वहीलर विद्वानों का मत है कि सुमेर और अक्कद की भांति मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में भी पुरोहित लोग शासन करते थे। यानी पिग्गट और वहीलर ये कहते हैं कि सुमेर और अक्कद की भांति, यानी सुमेर और अक्कद जो है वहां पे वहां की भांति मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में भी कुछ पुरोहित लोग थे, उनका शासन था। ये शासक प्रजा के हित में पूरा ध्यान रखते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा उनके राज्यों की 2 राजधानियां थी। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर के जनतंत्रात्मक था। हंटर ये कहता है कि यहाँ राजतंत्र नहीं था, जनतंत्र था। और मैके ये कहते हैं कि यहाँ कोई जनप्रतिनिधि कोई शासन करता होगा, यानी लोगों ने सुना है और जनप्रतिनिधि शासन करता होगा। और दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को इसकी तीसरी राजधानी माना है। पहली तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हो गई, और तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा जो है वो कालीबंगा को मानते हैं। उसके बाद में आता है इसका आर्थिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन किस तरीके से, तो पुरातात्विक साक्ष्यों से यह अनुमान लगाया जाता है या लगाया गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग हल कुदाल से खेती नहीं करते थे। यह संभवतः लोग पत्थर की कुल्हाड़ियों से या फिर लकड़ी के हल से भूमि को खोदकर खेती करते थे। इन लोगों के औजार बहुत अपरिष्कृत थे, किंतु यहाँ के किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अन्न उगाते थे। अतिरिक्त अन्न का उपयोग व्यापार और वाणिज्य के लिए होता था। सिंधु घाटी के लोग खेती के अतिरिक्त बहुत से उद्योगों के बारे में भी जानते थे। ये लोग कपास को उगाना और काटना भली प्रकार जानते थे। ये संभव कपास और सूती कपड़े का निर्यात भी करते थे। ये अनेक प्रकार की मिट्टी के बर्तन बनाते थे और कपड़ों को भी रंगते थे। सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार था। यानी सिंधु सभ्यता का जो आर्थिक जीवन था, जो प्रमुख रूप से कृषि के ऊपर डिपेंड था, पशुपालन के ऊपर डिपेंड था, शिल्प और व्यापार के ऊपर निर्भर था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपनी वस्तुएं मिस्र तक भेजते थे। यहाँ से कुछ मन के व हाथी दांत का निर्यात किया जाता था। मेसोपोटामिया के एक ग्रंथ से ज्ञात होता है कि अक्कद साम्राज्य समय में मेलुआ यानी सिंधु घाटी सभ्यता से आबनूस, तांबे, सोने, लाल मणि और हाथी दांत का निर्यात किया करते थे। ये लोग बाट तोलने के लिए भी प्रयोग लेते थे। कुछ बाट घनाकार होते थे, कुछ गोल तथा नुकीले होते थे। उनकी बात करें तो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 का अनुपात था, और अधिकतम जो बाट है वो 16 की इकाई के प्राप्त हुए हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली निर्भर आधारित थी, यानी यहाँ जो प्रणाली सबसे ज्यादा जो प्रचलित थी वो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी वस्तु के बदले वस्तु को प्राप्त करना। लोथल से नाव का खिलौना प्राप्त हुआ है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि समुद्र व्यापार होता होगा। यानी जो लोथल है यहाँ से एक नाव का खिलौना प्राप्त हुआ है, और उससे अपन अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस सभ्यता का जो संबंध है वो समुद्री व्यापार से था। कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ इनका व्यापारिक संबंध स्थापित थे। यानी जो कालीबंगा है यहाँ से बेलनाकार मोहरें मिली है, और बेलनाकार मोहरें इस तरीके की जो है वो मेसोपोटामिया में भी मिली है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का आपस में संबंध था, या फिर कोई ना कोई इनके बीच में व्यापारिक संबंध गतिविधियां होती होगी।
मेसोपोटामिया से कैलोराइट पत्थर मनके का आयात होता था और मेसोपोटामिया को निर्यात के रूप में सूती वस्त्र, कपास जिसको सिंडन कहा जाता है, वह इमारती लकड़ी, हाथी दांत व पशु दिए जाते थे। सेल खड़ी का आयात है वो राजस्थान व काठियावाड़ गुजरात से होता था और सोने का जो आयात है वो अफगानिस्तान व दक्षिणी भारत कर्नाटक की खदानों से लिया जाता। तो ध्यान रखना, सोना जो है वो अफगानिस्तान और दक्षिणी भारत के कर्नाटक की खदानों से लाया जाता था। सेल खड़ी पत्थर जो है वो राजस्थान और काठियावाड़ गुजरात से लाया जाता था और सूती वस्त्र जो है वो आपकी ये मेसोपोटामिया सभ्यता है उसको निर्यात किया जाता था। आगे बात करें पशुपालन की, तो हड़प्पा सभ्यता में पाले जाने वाले पशु बैल, भेड़, हिरण, मोर, गाय, खच्चर, बकरी, भैंस, सुअर, हाथी, कुत्ते, गधे ये सारे ही थे। हड़प्पा निवासियों ने सबसे प्रिय जिस जानवर को माना है उसको माना है कुबड़ वाला सांड, क्योंकि जो यहाँ से अपने को मोहरें प्राप्त हुई है वहां पे एक कुबड़ वाले सांड की बहुत ज्यादा विशेषता रही है। ऊंट, गेंडा, मछली, कछुए का चित्रण हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं पर अपने को देखने को मिलता है। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व पर विवाद है, लेकिन सुरकोटड़ा से घोड़े के अस्थि पंजर मिले और राना गुड़ी से घोड़े के दांत मिले। देखो, सिंधु घाटी जो सभ्यता या जो हड़प्पा संस्कृति है यहाँ पे घोड़े के अस्तित्व को लेकर के विवाद है। कहने का मतलब है कि बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि भाई वहां ये लोग घोड़े के जानकार थे, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, घोड़े के जानकार नहीं है। तो इसके लिए कुछ एक स्थान है जहां से अपने को घोड़े से संबंधित कुछ अवशेष मिले हैं। तो सुरकोटड़ा जो स्थान है वहां से घोड़े के अस्थि पंजर मिले और राना गुड़ई जो स्थान है वहां से अपने को घोड़े के दांत मिले हैं और कालीबंगा जो है यहाँ से ऊंट की हड्डियां मिली है और रंगपुर व लोथल है वहां से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली है। और यहाँ सबसे पवित्र पशु की बात करें तो एक श्रृंगी बैल था और पवित्र पक्षी की बात करें तो बतख है और शेर तथा गाय के किसी भी प्रकार के प्रमाण नहीं मिले। तो अभी तो अपन ने ऊपर देखा कि यहाँ बैल के अवशेष हैं, देखो बैल के अवशेष हैं लेकिन गाय के ऐसे प्रमाण अभी को कहीं नहीं मिले हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता से शेर तथा गाय के प्रमाण नहीं मिलते हैं। पवित्र पक्षी बतख है और पवित्र पशु की बात करें तो एक श्रृंगी बैल है। आगे बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत कृषि की, फिर समाज और फिर उसके सेकंड पार्ट में अपन सारी जानकारी देखेंगे। तो देखो, हड़प्पा संस्कृति की मुख्य फसलों की बात करें तो गेहूं और जौ। यहाँ आपको ध्यान रखना है हड़प्पा के लोग गेहूं प्लस जौ का उत्पादन करते थे। इसके अलावा वे राई, मटर, तिल, चना, कपास, खजूर, तरबूज सब उगाते थे। चावल के उत्पादन के प्रमाण लोथल व रंगपुर से प्राप्त होते हैं। लोथल सौराष्ट्र से बाजरे के अवशेष भी मिलते हैं। रोजदी गुजरात से रागी के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। और कालीबंगा की बात करें तो यहाँ पे हल के अवशेष मिले हैं, जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, साथ ही साथ दोहरी फसल के अवशेष भी मिले हैं। बहावलपुर, बनावली से मिट्टी के हल भी मिले हैं। और बात करें समाज की, सिंधु घाटी सभ्यता के समाज की बात करें तो यहाँ मातृसत्तात्मक समाज था, युगल समाधि और सती प्रथा के संकेत मिलते हैं। समाज शाकाहारी तथा मांसाहारी था। अंतिम संस्कार में सिर उत्तर की तरफ तथा पैर दक्षिण की तरफ होते थे। पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं क्योंकि मरने के बाद में उस व्यक्ति की पसंदीदा वस्तुओं को भी उसके साथ में दफनाया जाता था। इसका मतलब यह है कि ये लोग मतलब पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। रोपड़ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल से आदमी के साथ बकरे को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। पूर्ण समाधिकरण भी होता था जो मुस्लिम विधि से संबंधित है। आंशिक समाधान होता था जो पारसी विधि से संबंधित है। दाह संस्कार होता था जो हिंदू विधि से संबंधित है। यह शांति प्रिय समाज था और युद्धक सामग्री का अभाव है, यानी यहाँ से किसी भी प्रकार की युद्ध करने जैसी सामग्री नहीं मिली है। तो ये इसकी सामाजिक विशेषता है। आगे बात करें शिल्प एवं उद्योग धंधे। शिल्प एवं उद्योग धंधों के बाद में शिल्प एवं उद्योग धंधे, इनकी जो है वो बात अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो अपलोड करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।